शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम आज संडे है, ठीक है, 4 तारीख है। और आज हम मेनली जो फोकस करेंगे वो साइंस वाले पेज के ऊपर ही फोकस करेंगे। पहली साइंस की खबर हम जो देखने वाले हैं वो H5N1 वायरस से रिलेटेड है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 इसको बोला जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली पैथोजेनिक माना जाता है। पैथोजेनिक मतलब जिसके रोग के फैलने की ज़्यादा संभावना हो, जो आपको ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए, जिसको हम बोलते हैं H5N1, ये बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स में ज़्यादा रोग पैदा करने का काम करता है। यहाँ आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो मुर्गी का है। तो जानवरों में बहुत तेज़ी के साथ में ये फैलने लग जाता है, इसलिए फिर डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि जो मुर्गी ख़त्म हो गई है इस बीमारी से, उसके बॉडी को अलग करिए वहाँ से, ताकि दूसरों को ये वायरस ना फैल जाए। या फिर जिनको बीमारी है, यहाँ तक सलाह दी जाती है कि आप उनको जो है तेज़ी से ख़त्म करिए, और नहीं करेंगे तो फिर दूसरे मुर्गियों में भी ये फैलते जाएगी। इस प्रकार से इसको हम कंटेन करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI टाइप ए रहता है। ये H5N1 नाम इसका रखा गया है। ये मेनली हमको बर्ड्स में दिखाई देता है, मतलब सबसे ज़्यादा घातक और रोग कारक है ये पक्षियों में। एंड कैन बी डेडली स्पेशली इन डोमेस्टिक पोल्ट्री, और ये काफ़ी घातक हो जाता है स्पेशली डोमेस्टिक पोल्ट्री की। यदि हम बात करें, आपके यहाँ पर यदि कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो वहाँ पर जो मुर्गियाँ मरती हैं सबसे ज़्यादा, तो वो H5N1 वायरस के चलते ही मरती हैं। और फिर आप देखते हैं कि एक मुर्गी मरी है तो एक के साथ साथ में आपके यहाँ पर यदि 10 मुर्गियाँ हैं तो 10 की 10 ख़त्म हो जाती हैं। वही वायरस के चलते ही ऐसा होता है। 2003 दिसंबर से ही एशियन HPAI H5N1 वायरस हैज़ रिजल्टेड इन हाई मॉर्टेलिटी। 2003 के बाद से बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई दिए, जैसे कि ये जो H5N1 वायरस है ये तेज़ी के साथ में मृत्यु का कारण बना था पोल्ट्री एंड वाइल्ड बर्ड्स में, चाहे वो एशिया है, मिडल ईस्ट है, यूरोप एंड अफ्रीका। 2003 के बाद से क्या सिनेरियो रहा है अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप का, यहाँ पर बताया गया है। एशियन HPAI H5N1 वायरस इन्फेक्शन कहाँ पर? डोमेस्टिक पोल्ट्री में। ये एकदम कॉमन चीज़ बन गई है, जिसको हम एंडेमिक कहते हैं सर्टेन कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। 2011 का डेटा देखें यदि हम, तो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कंसिडर किया था 6 ऐसी कंट्रीज़ को जो कि एंडेमिक हो सकते हैं एशियन HPAI H5N1 वायरस के। कौन कौन से देश थे वो? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और वियतनाम। मतलब ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो कैसी कंट्री के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि डेवलप्ड उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मीडियम आप कह सकते हैं। फिर 2015 में क्या हुआ ये सब बताया जाता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि न्यूज़ में आखिर क्या क्या बातें बताई जाती हैं। एक स्टडी है जिसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था अभी हाल ही में, उससे हमें ये पता चला है कि जो H5N1 वायरस है, क्या नाम रखें इसका? क्लैड 2.3.4.4b, जो फैलता है वाइल्ड बर्ड्स में अक्रॉस 30 कंट्रीज़। कितने कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है? 30 देशों में इसका फैलाव है, या फिर टेरिटरीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट बाई फरवरी 2022। कलेक्टेड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स थ्रू रीअसॉर्टमेंट विद द वायरस सर्कुलेटिंग इन द वाइल्ड बर्ड्स इन नॉर्थ अमेरिका। अब हाल ही में इसमें हमें कुछ अंतर देखने को मिल गए हैं इस बीमारी में, जैसे कि अलग अलग प्रकार के जीन्स का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल गया है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है रेस्टोरेंट,
रीस्टोरेंट का मतलब होता है फिर से उसके द्वारा प्रयास किए जाना। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में जो फैलाव हो रहा है इसके लिए पुनः प्रयास ज़रूर किए गए हैं, लेकिन हमें इसमें अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहा है। आगे बताया जा रहा है जैसे कि टाइप ए की हम बात करें H5N1 वायरस की, ये जीनोटाइपिकली एंड फोनोटाइपिकली थोड़ा सा डाइवर्स माना जाता है, ठीक है, जीन्स के मामले में। एंड इसकी क्या कहना चाहिए, तथ्यात्मकता है, थ्योरी है, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग अंतर हमको दिखाई दे रहा है। आनुवांशिक रूप से भी और फेनोटाइपिक रूप से भी ये अलग अलग है, जिनमें से कई स्तनधारियों में न्यूरोलॉजिकल भागीदारी के साथ ये गंभीर बीमारी पैदा कर रहा है। तो इसमें मैमल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। द वायरसेस हैव डिस्टिंक्ट इन वाइट्रो कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड वायरस रेप्लिकेशन रेट। इसमें कुछ और नई चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कि वायरस का जो रिप्लिकेशन का दर है, रेट है, वो भी बढ़ गया है। एबिलिटी टू काज सीवियर डिसीज़, वो बीमारी आपको यदि पैदा करेगा तो वो कितनी घातक है, ये वाली चीज़ भी उसके अंदर बढ़ते जा रही है। विद द ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है मैमेलियन एनिमल बर्ड मॉडल में। द वायरस हैज़ प्रोएक्टिवली टू टारगेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज के समय में ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित कर रहा है, सेज ए स्टडी पब्लिश इन द जर्नल नेचर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक पत्रिका है नेचर कम्युनिकेशन, उसमें ये बात बताई गई है कि वायरस सीधे सीधे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको निशाना बना रहा है। दिसंबर 2021 में देखें तो H5N1 वायरस डिटेक्ट किया गया था पोल्ट्री में, मुर्गी पालन में, एंड ए गर्ल, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हमको देखने को मिला, सबसे पहले तो मुर्गियों में हमको देखने को मिला, मुर्गियों के बाद फिर और भी जानवरों में ये फैलने लगा। ईस्टर्न कनाडा में ये गर्ल है, यहाँ पर ये फैला था। तो मुर्गी के साथ साथ ये जो आपको पक्षी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊंचा बोलने वाला एक सफ़ेद या फिर स्लेटी समुद्री पक्षी होता है, जिसको हम सामुद्रिक पक्षी बोल रहे हैं। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इसमें इसका फैलाव हुआ, मुर्गियों में इसका फैलाव हुआ, लेकिन ये जो गल पक्षी की हम बात कर रहे हैं ये ईस्टर्न कनाडा का था। तो चाहे वो पोल्ट्री हो चाहे वो गल हो, ईस्टर्न कनाडा में इसका फैलाव हमको देखने को मिला। ये क्लोजली किससे रिलेट करता है, ये वर्जन रिलेट कर रहा है 2.3.4.4b वायरस से। आइडेंटिफाई इन यूरोप, कनाडा में जो चीज़ मिला है, जो वायरस मिला था, और यूरोप में 2021 में जो वायरस हमको मिला था वो इसका क्लोज रिलेशन वाला माना जा रहा है। ये तेज़ी के साथ में जंगली पक्षियों में फैलते गया, बहुत सारे स्टेट इसके भीतर में आते गए यूनाइटेड अमेरिका में। एज़ पर द WHO अपडेट, WHO के अपडेट के हिसाब से यदि हम देखें सितंबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच में 2.3.4.b वायरस क्लैड हैज़ काज 26 इन्फेक्शन इन ह्यूमन। पक्षियों से अब इंसानों में भी फैलना ये चालू कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किन में, पक्षियों में। और जब मुर्गियों में इसका हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वायरस फैला है कि नहीं फैला है, फिर मुर्गी का कंजप्शन होता है चिकन के रूप में और फिर ये वायरस इंसानों में फैल जाता है। तो सितंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022 के बीच में यदि हम देखें तो इस वायरस के क्लैड ने 26 इन्फेक्शन किए हैं। इसमें से देखा जाए तो जो 25 केसेस हैं वो किसके हैं, H5N6 इन्फेक्शन के रहे थे चाइना में, एंड 1 केस ऑफ H5N1 इन द यूनाइटेड किंगडम।
इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास वो कैपेसिटी विकसित हो गई है कि ये पक्षियों से इंसानों में भी फैल सकता है। अब इसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी अभी तक देखा जाए तो वो रिपोर्ट नहीं किया गया है। देयर इज़ ए ग्रेव रिस्क ऑफ सस्टेन ट्रांसमिशन इन ह्यूमंस वंस द वायरस कलेक्ट्स ए फ्यू म्यूटेशन। यदि वायरस ने फिर से कोई म्यूटेशन दूसरा रूप धारण कर लिया तो फिर हमें काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर जाने वाली हैं और ये कंटिन्यू फिर फैलते ही रहेगा, इसके फैलाव को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जो H5N1 वाला वर्ज़न है जिसको हम 2.3.4.4 वायरस बोल रहे हैं, ये ओरिजिनली आइडेंटिफाई किया गया था नॉर्थ अमेरिका में 2014 से 15 के बीच में। कहाँ पर? जो उड़ने वाली स्पीसीज़ हैं, एंड इसके बाद गायब हो गया। दिस क्लैड लाइक द करेंट वन, पुराना वाला क्लैड और आज का जो करंट वाला जो वर्ज़न चल रहा है, इसके बाद इसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसके द्वारा पुनः प्रयास किया जा रहा है कि फिर से मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा सरवाइव कर सकूं। इसके भीतर जो चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैमल्स हैं उनमें हमें पैथोजेनिसिटी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद साइंस वाला जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो बटरफ्लाई के ओरिजिन से रिलेटेड है। बटरफ्लाई की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पूर्वज कैसे रहे होंगे, इसका पूरा आनुवंशिकी डाटा यहाँ पर खंगालने की कोशिश करी जा रही है। बताया जाता है कि इस सेक्टर में बहुत ही कम स्टडी हुई है, इसलिए इस टॉपिक को वैज्ञानिक लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ की पीढ़ी का हम पता लगाएं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, तो इसके लिए वैज्ञानिक लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, जीन की सीक्वेंसिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, जीन से ही हमें उसके बारे में, उसका पास्ट क्या रहा है, बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। तो यहाँ पर हमें 391 जीन्स की सीक्वेंसिंग देखने को मिली है। इसके लिए लगभग 2300 बटरफ्लाई स्पीसीज़ का प्रयोग किया गया था और ये बटरफ्लाई हमने लिए थे 90 कंट्रीज़ से, ताकि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें नए फाइलोजेनोमिक ट्री ऑफ बटरफ्लाइज को। जैसे कि हम कभी कभी अपनी फैमिली का एक ट्री बनाते हैं, आपके ऊपर अपने पिताजी का नाम लिखते हैं, फिर पिताजी के कितने लड़के बच्चे, पिताजी के पिताजी मतलब दादा का नाम आप लिखते हैं, दादा के कितने लड़के बच्चे, कितनी लड़कियां थी, इस प्रकार से आप फैमिली ट्री तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से फाइलोजेनोमिक ट्री तैयार करे जाने की बात करी जा रही है, किसकी? बटरफ्लाइज की, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 92% ऑफ द ऑल जेनेरा। जेनेरा वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जेनेरा का मतलब हम देख लेते हैं क्या होता है। तो जेनेरा का मतलब होता है पीढ़ी। वाइल द अर्लियर क्लासिफिकेशन, इसके पहले हम जो क्लासीफाई करते थे, वर्गीकरण करते थे तितलियों का, बेस्ड मोर ऑन बटरफ्लाई मॉर्फोलॉजी। ज़्यादातर हम पहले जो वर्गीकरण कर रहे थे वो बटरफ्लाई की मॉर्फोलॉजी पर आधारित था। मॉर्फोलॉजी हम किसको बोलते हैं? आकृति विज्ञान को बोलते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अटेम्प्ट किया जा रहा है ये बेस्ड है जीनोम सीक्वेंसिंग पर आधारित। एज ए रिजल्ट द रिसर्चर फाउंड दैट एटलीस्ट 36 बटरफ्लाई ट्राइब्स, कम से भी कम 36 बटरफ्लाई ट्राइब्स किसको बोल रहे हैं? अबव जीनस इन द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन रिक्वायर रीक्लासिफिकेशन। हमारे पास जो 36 किस्म की बटरफ्लाई की प्रजाति है उसको हमें रीक्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इस स्टडी जिसको पब्लिश किया गया था हाल ही में, कहाँ पर इसको पब्लिश किए हैं? एक पत्रिका है नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। बटरफ्लाइज ओरिजिनेटेड इन द अमेरिकाज अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एगो। तो एक न्यू बात यहाँ से हमें पता चली है कि जो तितलियाँ हैं, तितलियों का जो
इवोल्यूशन रहा है, कितना पुराना है, किस देश से इनकी उत्पत्ति हम बोल सकते हैं। तो नया स्टडी जो किया गया है पब्लिश हाल ही में, नेचर इकोलॉजिकल एंड रिवोल्यूशन एक पत्रिका है, इसमें बताया जा रहा है कि बटरफ्लाइज ओरिजिनेट हुई हैं अमेरिका में, अमेरिकास लगभग 100 मिलियन साल पुरानी ये बात है। क्योंकि हमने जीनोम की सीक्वेंसिंग करी है ताकि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें एक लार्ज फाइलोजेनी मतलब स्पीसीज ट्री को, बटरफ्लाई के फैमिली का हम ट्री तैयार कर सकें। इसके लिए हमने मॉलिक्यूलर क्लॉक का इस्तेमाल किया है। वी वर एबल टू एस्टिमेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, स्पीसीज का ट्री बनाने के लिए। वी आर एबल टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ ओरिजन, इससे हमने ओरिजन के टाइम पीरियड का पता लगा लिया है कि कब बटरफ्लाइज का ओरिजन हुआ। फ्रॉम मंथ्स एंड डिस्पर्सल ऑफ बटरफ्लाइज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद किधर से ये किधर इनका फैलाव हुआ। देखिए यहाँ पर जो रीजन बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एडेप्टिव रीज़न नहीं रहा होगा बटरफ्लाई के ओरिजिनेट होने का नॉर्थ अमेरिका में। इट इज़ मोर ऑफ कोइंसिडेंस दैट बटरफ्लाइज हैड देयर ओरिजिन इन नॉर्थ अमेरिका वेयर द क्लोजेस्ट मोथ रिलेटिव ऑफ द अर्लीस्ट बटरफ्लाइज वर प्रेजेंट। उस टाइम में इनके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, जिनको क्या नाम रखा गया है यहाँ पर, मोथ। मोथ का भी आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए तितली के जैसे ही ये दिखाई देती है ना, कभी कभी कहीं ना कहीं आपने इसको ज़रूर देखेंगे। तो ये तितलियों का ही एक क्लोज रिलेटिव माना जाता है, दोनों का एक दूसरे से संबंध रहा है। तो यदि हमें ओरिजिन के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, कौन से देश से हुआ है, कितने साल पहले हुआ है, तो आप बता सकते हैं पार्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका की बात यहाँ पर करी जा रही है। चूँकि हमने स्टडी किया था 19,000 बटरफ्लाई की स्पीसीज़ का, अलग अलग जेनेरा के, इसमें हमने बटरफ्लाई को लिए एंड कवर किए। जेनेरा का मतलब होता है पीढ़ी। कवर किया था लगभग 90% ऑफ द ऑल जेनेरा। 90% जो पीढ़ियां हैं उनका डेटा हम खंगाल चुके हैं। एंड आल्सो सीक्वेंस मोथ्स एंड अदर रिलेटेड इंसेक्ट स्पीसीज। इसके अलावा बटरफ्लाई से रिलेटेड जो अभी आप पिक्चर देखे थे जिसको मोथ बोला जा रहा है, तो मोथ्स को भी हमने थोड़ा सा खंगाले हैं, उनका भी अध्ययन किए हैं। वी वर एबल टू पिन पॉइंट द ओरिजिन ऑफ बटरफ्लाइज इन टाइम एंड प्लेस। तब जाकर के हम बताए हैं कि कितना टाइम हुआ इनकी उत्पत्ति का और कौन सी जगह में इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे इनके फैलाव के बारे में बताया जाता है कि देखिए बटरफ्लाई बाद में इधर उधर फैलने लगी, यहाँ से वहाँ इनका आना जाना होने लगा। नॉर्थ अमेरिका से यूरोप में ये फैली लगभग 75 मिलियन साल पहले की बात ये है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू लैंड मास देन बीइंग नियरली कॉन्टेजियस। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा यहाँ पर लैंड मास के कारण बताया जा रहा है। द डिस्पर्सल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू एशिया वाज थ्रू कोल्डर नॉर्दर्न रीजन एंड हैपेंड अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका से ये तितलियाँ कहाँ आईं? एशिया आईं, और ये घटना घटित हुई थी 60 मिलियन साल पहले। और ये जलवायु के चलते चलते हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली हम पक्षियों के संबंध में देखते हैं, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वो गर्म स्थान की तरफ प्रवास करते। ठीक उसी प्रकार से तितलियों के साथ भी हुआ होगा। डाइवर्सिटी अक्रॉस रीजन। तो डाइवर्सिटी का क्या हाल रहा होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। चूँकि नॉर्थ अमेरिका में इनकी उत्पत्ति हुई है, लार्जली बीइंग ए टेम्परेट रीजन हैज़ फार लेस डाइवर्सिटी कंपेयर्ड विथ ट्रॉपिकल रीजन इन साउथ अमेरिका एंड एशिया। भले ही तितलियों की उत्पत्ति नॉर्थ अमेरिका में हुई है, लेकिन साउथ अमेरिका और एशिया में इसकी ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलती हैं।
Speciation is far higher in the tropic than temperate region. Suitable climate that allow butterflies to live through the year, the greater diversity of habitat, and far higher diversity and absolute number of plant species that serve as source of food and butterfly. कुल मिलाकर के तितलियों की डाइवर्सिटी हमको कहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ उनको रहने के लिए बेहतरीन जगह मिल गई है, जलवायु अच्छी मिल गई, उनको खाने को अच्छा मिल रहा है, पेड़ पौधों की नई नई प्रजातियां हैं, तो यहाँ पर तितलियाँ की ज़्यादा वैरायटी हमको देखने को मिलती है। इस स्टडी में ये पता चला है। जैसे अदर एनिमल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से तितलियों ने भी कभी एक ही दिशा में गमन नहीं किया कि चलो वो वहाँ जा रही उस रास्ते से मैं भी उसके पीछे पीछे चलती हूँ। कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो कुल मिलाकर के बटरफ्लाइज जो टेम्परेट वाला रीजन है, टेम्परेट रीजन हम किसको बोल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका को बोल रहे हैं। कहाँ गए, ट्रॉपिकल रीजन में गए। कोई एशिया की तरफ जा रहा है, कोई साउथ एशिया की तरफ जा रहा है, कोई साउथ अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें इधर से उधर इनका फैलाव देखने को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखेंगे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कि ग्राउंड वाटर आखिर होता क्या है। तो ग्राउंड वाटर को नॉर्मल तरीके से यदि हम समझें तो धरती के भीतर जो भूजल अवेलेबल है, जिसको आप ट्यूबवेल के माध्यम से नीचे से खोद कर निकालते हैं, कुएं के माध्यम से आप पानी को निकालते हैं, वो भूमिगत जल ही हमारा ग्राउंड वाटर कहलाता है। ग्राउंड वाटर कुल मिलाकर के फ्रेश वाटर होता है, मतलब फ्रॉम रेन और मेल्टिंग आइस एंड स्नो। ये पानी कहाँ से जमा हो रहा है, पानी गिर रहा है उसके कारण बारिश हो रही है। इसके साथ साथ में जो आइस जमा है, आइस जो जमी हुई है वो पिघल रही है और धरती के भीतर उसका रिसाव हो रहा है और वो वहाँ पर जा कर के जमा होते जा रहा है। ये पानी सोख लिया जाता है सॉइल के द्वारा एंड स्टोर किया जाता है इन द टिनी स्पेसेस, जिनको छोटे छोटे हम रंध्र बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, उनके माध्यम से बिटवीन रॉक्स एंड पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स। तो इसको कौन सोखता है, तो जो पत्थर होते हैं, चट्टाने रहते हैं, उनके भीतर में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो इनके माध्यम से इसको सोखते हैं। ग्राउंड वाटर अकाउंट्स फॉर नियरली 95% ऑफ द नेशंस फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। किसी भी देश में पीने के पानी के लिए सबसे ज़्यादा जो निर्भरता रहती है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर ही रहती है। इसके साथ साथ में ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल आप देखते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए बोर खुदवाए जाते हैं, बोर करवाए जाते हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं और सिंचाई की व्यवस्था करी जाती है। कुल मिलाकर के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल न केवल हम पीने के लिए कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम कृषि और अन्य गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ये पानी 100,000 ईयर से जमा रह सकता है और इट कैन कम टू सरफेस एंड हेल्प फिल रिवर्स। और जब ये बाहर आएगा नदियों में भरा आपको मिलेगा, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वेटलैंड्स में। Ground water can also come to the surface as a spring or be pumped from a well. Both of these are common ways we get groundwater to drink. About 50% of our municipal, domestic and agriculture water supply is groundwater. देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं कि हम कह रहे हैं खाली बारिश अच्छी हो रही है, बारिश के चलते चलते पानी अच्छा गिर रहा है, पानी ज़्यादा गिरेगा तो हमारा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है वो बेहतरीन रहेगा, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। एक उस कंडीशन की बात करिए जहाँ पर सूखे वाली स्थिति है, ठीक है। सूखा वाली स्थिति है मतलब रेगिस्तान जैसा एरिया है, मिट्टी वहाँ की काफ़ी सूखी रहती है, पेड़ पौधे बहुत कम अवेलेबल हैं वहाँ पर।
उस जगह की तुलना आप जंगल वाले एरिया से कर सकते हैं, जहाँ पर पानी को रोक कर रखते हैं, पानी के लेवल को ऊपर पौधों की जड़ें लेकर के आती हैं। तो वो वाला एरिया और इस वाले की एरिया आप तुलना करके देखिए। इसके साथ साथ में हमें एक चीज़ भी ध्यान ये रखना है कि पानी यदि ठीक ठाक गिर जाता है तो किसान लोग बोर कम से कम चलाएंगे, क्योंकि बारिश पर्याप्त हो चुकी है, अब उनको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम करेंगे। तो ये भी एक चीज़ निर्भर करती है ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल को लेकर के। मतलब सूखे की यदि आवृत्ति बढ़ रही है और इसकी संभावना भी है, तो इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि सूखा बढ़ेगा नहीं। यदि लंबे लंबे टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि सूखा आ रहा है, ठीक है, सूखे के लगातार वर्षों में भूजल भंडारण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस साल सूखा आया, फिर अगले साल भी सूखा पड़ा, इसका मतलब ये है किसान लोगों को अब ज़्यादा जल भंडारण, ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा भूजल का इस्तेमाल वो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है, पहले इससे हमको निपटना पड़ेगा, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि हमने भूजल वाटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है या फिर बचा करके रखा है। टीम की फाइंडिंग के बारे में यदि हम देखें, वैज्ञानिक लोगों ने क्या पता लगाया है, तो द टीम लीड बाय विमल मिश्रा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट IIT गांधीनगर फाउंड दैट एक्सेसिव पंपिंग, बहुत ज़्यादा आप पानी को पंपिंग कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है आपका कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है, उसको आप दोबारा रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। विल एग्रीवेट ग्राउंड वाटर लॉस, इससे ग्राउंड वाटर लॉस होता है। अब कहीं पर तालाब है, थोड़ा पानी आपने निकाल लिए, बारिश होगा तो फिर वो भर जाएगा, लेकिन यदि आप भूजल में इसको पानी धरती के अंदर बोर करके पानी निकाल रहे हैं तो उस पानी को स्टोर होने में भी टाइम लगता है, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज बोला जा रहा है। पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन इन द इंडो गैंगेटिक प्लान प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम डीपर एक्वीफर्स। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में की तरफ आप जाते हैं, इंडो गंगा के मैदान की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गहराई तक बोर किए जाते हैं और पानी को निकाला जाता है। सो ए वार्मिंग क्लाइमेट मे नॉट हैव सफिशिएंट कंट्रोल ओवर द ओवरऑल ग्राउंड स्टोरेज वेरिएबिलिटी इन द रीजन। हमें स्टडी प्रोवाइड करती है दो क्रिटिकल इंसाइट। क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल रही हैं, दो ठो चीज़ें। द पीरियड ऑफ हाई precipitation विल हेल्प इन पार्शियल रिकवरी। यदि पानी ज़्यादा गिर रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ग्राउंड वाटर की रिकवरी कुछ ही हो सकती है। इवन व्हेन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू और इवन इंक्रीज, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन आप करते जा रहे हैं, उसको बढ़ा दे रहे हैं, तो भी हम देखेंगे कि जो ग्राउंड वाटर का की रिकवरी है, ग्राउंड वाटर का पुनः भंडारण है, वो पार्शियल ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा। फिर भी यदि देखा जाए ना, तो बारिश की संभावना ज़्यादा है, तो ये डायरेक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओवरऑल ग्राउंड वाटर स्टोरेज में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। द अपोजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ evaporation will become dominant in the far period and had हायर वार्मिंग लेवल। इसके बाद हम देखते हैं कि पानी भाप बढ़ कर के भी उड़ते जाता है, और ऐसा क्यों हो रहा है, गर्मी बढ़ने के चलते चलते हो रहा है। साइंस वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप पिक्चर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रेन और हार्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। MRI का डाटा बताता है कि हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। ब्रेन हेल्थ का सीधा सीधा संबंध हमारे हृदय से है। मल्टी ऑर्गन MRI कितने लोगों का कराए हमने, 40,000 UK बायोबैंक पार्टिसिपेंट से ये पता चला है इंटरवाइंड नेचर ऑफ हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ।
ब्रेन हेल्थ का सीधा सीधा संबंध हमारे हार्ट से है। इसका पता हमने लगाए हैं, 40,000 पार्टिसिपेंट के ऊपर हमने प्रयोग किए हैं। द फाइंडिंग प्रोवाइड इंसाइट, ये जो उपलब्धि है हमें कुछ नया नज़रिया प्रोवाइड करती है। कहाँ पर? मल्टी ऑर्गन पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड कुड हेल्प आइडेंटिफाई न्यू पोटेंशियल थेरापेटिक टारगेट्स। मल्टी ऑर्गन पर्सपेक्टिव के ऊपर हमारी नई दृष्टिकोण गया है। इसका क्या असर पड़ सकता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और इसके लिए हमारा जो इलाज का तरीका है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द पैथोलॉजी ऑफ सेविरल ब्रेन डिसीज़। ब्रेन डिसीज़ है तो आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है उसके फैलने की भी कहना चाहिए संभावना रहती है। एंड पेशेंट विथ मेंटल एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम शो एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। अब किसी का दिमाग ही ठीक नहीं है तो वो असर सीधे सीधे आपके हार्ट के ऊपर करता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आपको हो सकते हैं यदि आपका ब्रेन का हेल्थ सही नहीं है तो, ऐसा स्टडी में पता चला है। आगे की जो न्यूज़ साइंस की हम देखने वाले हैं वो लो टेम्परेचर मेथड फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ नैनो स्केल ग्लास। नैनो स्केल ग्लास की यदि आपको 3D प्रिंटिंग करना है तो इसके लिए लो टेम्परेचर वाली मेथड आ चुकी है। एक हाइब्रिड ऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन, ठीक है, इसके माध्यम से संभव हो पाया है 3D प्रिंटिंग ऑफ नैनो स्केल ऑप्टिकल ग्रेड ग्लास एट टेम्परेचर्स रफली हाफ ऑफ वाट अदर अप्रोचेस रिक्वायर। आपको 50 डिग्री की ज़रूरत है तो आपको हम 25 डिग्री दे रहे हैं, इसमें आप जो है 3D प्रिंटिंग करिए। ये संभव हो पाया है किसके माध्यम से? हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर, हाइब्रिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर रेजिन के माध्यम से ये चीज़ संभव हो पा रही है। एज पर ए स्टडी द अप्रोच में हेल्प रीडिफाइन फ्री फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिका ग्लास। ठीक है, यदि ये चीज़ संभव हो पा रही है तो इसके माध्यम से हम फ्री फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं सिलिका ग्लास की। कन्वेंशनल जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग मेथड होती है ये लिमिटेड हो जाती है कहाँ? हाउ स्मॉल ए कंपोनेंट कैन बी मेड। ठीक है, यदि हम कहें कि छोटी छोटी चीज़ें बनाना है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा आती है। वैज्ञानिक लोगों ने यूज़ किया था 2 फोटोन पॉलीमराइजेशन 3D प्रिंटिंग मशीन का अप्रोच का मेथड का, ताकि क्रिएट कर सकें फ्री फॉर्म फ्यूज सिलिका नैनो स्ट्रक्चर को। तो नैनो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, इसी के माध्यम से फिर छोटे छोटे सामान हम बना सकते हैं कांच के। फॉरेन वाले पेज से यदि चलें तो अभी हाल ही में हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था टर्की को लेकर के कि टर्की में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे तो चुनाव में ना तो एर्दोगन को फुल वोट मिल पाया था कि आप अपनी फ्री तरीके से सरकार बना पाएँ, और ना ही उनके अपोजिशन वाले को वोट मिल पाई। लेकिन दोनों का जो अंतर रहा था बहुत ज़्यादा नहीं रहा था, और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में एर्दोगन को रिप्लेस कर दिया जाए उनके अपोजिशन पार्टी के लीडर के द्वारा। तो अभी हम देखें तो एर्दोगन फिर से यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। और टर्की से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात यह है कि टर्की की दोनों देशों के साथ में पड़ती है, यूक्रेन के साथ में भी पड़ती है और रसिया के साथ में भी उसने अपने रिलेशन को अच्छे बना के रखा जैसे कि इंडिया के साथ में होता है। ठीक है, इसलिए टर्की का थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है। तो टर्की ऐसे नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसके रिलेशन यूक्रेन के साथ में भी बढ़िया है और रसिया के साथ में भी बढ़िया। मतलब यदि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करना है तो टर्की का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आफ्टर टेकिंग ओथ इन पार्लियामेंट ए सेरेमनी विल बी हेल्ड एट प्रेसिडेंशियल पैलेस अटेंडेड बाई हाई लेवल ऑफिशियल फ्रॉम 78 कंट्रीज़। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ओथ सेरेमनी हमको देखने को मिलेगी। 78 कंट्री के
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यहाँ पर आएंगे, इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। मिस्टर एर्दोगन विल नेम हिज कैबिनेट लेटर ऑन सैटरडे, इसके बाद बताएंगे कि हमारी कैबिनेट में कौन कौन को मैं मंत्री बनाऊंगा। एंड एक्सपेक्टेड टू सिग्नल ए चेंज इन हिज ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी क्या होने वाली है, ये इनके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो जयपुर से रिलेटेड आई है। जयपुर टू हैव द सेंटर ऑन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ डैम। जयपुर को डैम की सेफ्टी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए एक केंद्र बनाए जाने की बात करी जा रही है। मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, MNIT बोल रहे हैं जयपुर, इसकी पहचान करी गई है एज ए नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। ठीक है, डैम जो है अर्थक्वेक के चलते चलते कोई नुकसान ना हो जाए इनका, डैम को और कौन कौन से खतरे हो सकते हैं उनका सबका आकलन करना, उनके लिए प्रयास करना, इस सारे मामले के अंतर्गत देखने वाला है आप कौन, मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने आप में देश का ये पहला सेंटर होने वाला है। ये केंद्र डेवलप करेगा कुछ भारतीय कैपेबिलिटीज़, भारत को कुछ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन हैंडलिंग टेक्नोलॉजी इशू रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल एंड अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम। बांध हमारे देश में जो बनाए गए हैं उनकी स्ट्रक्चरल यदि प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको ये हैंडल कर पाएगा। MNIT के डायरेक्टर नारायण प्रसाद पाधे सेड द सेंटर वुड कंडक्ट ए पायलट स्टडी, इसके लिए हम एक पायलट स्टडी कंडक्ट कराएंगे और सिलेक्टेड डैम्स के, ताकि हम डेवलप कर सकें एंड रिवाइज कर सकें सेफ्टी स्टैंडर्ड को कि क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए यदि बांधों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ में जो सेंट्रल वाटर कमीशंस के मैनुअल्स हैं उनके ऊपर भी रिव्यू किया जाएगा। तो जो मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जयपुर, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल करके सामने आई है। इसके बाद मनरेगा से रिलेटेड न्यूज़ हम देखते रहते हैं कि मनरेगा में कितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, और अभी तो बहुत सारे जो मज़दूर लोग हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे मनरेगा की पेमेंट से रिलेटेड। बहुत सारी उनकी डिमांड थी, जैसे कि एक जो सैटेलाइट बेस्ड ऐप पर आधारित जो उनकी अटेंडेंस सिस्टम चल रही थी उनको बंद करवाने की डिमांड करी जा रही थी। उनका कहना था कि देखिए हमें हमारी हाज़िरी लगते लगते 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, हम 8 बजे घर पहुंचते हैं, तो घर का काम फिर कौन करेगा। इसके अलावा कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी फ़ोटो अपलोड नहीं होती है, ऐसी दुनिया भर की समस्याएं यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। तो जो आधार बेस्ड सिस्टम है कैन सॉल्व द डिले इन वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर। सरकार कह रही है कि आधार पर आधारित जो मनरेगा सिस्टम हम लेकर के आ रहे हैं वो सॉल्व कर सकता है मनरेगा वर्करों की समस्या को। विद रिपोर्ट्स ऑन वेज पेमेंट टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा वर्कर फेलिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द बैंक अकाउंट नंबर। उनको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, सरकार कह रहा है कि उन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज करवा लिया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप इंश्योर करें कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बैंक आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए आधार कार्ड नंबर से। यदि आधार कार्ड को अपडेट कर दिया जा रहा है इस स्कीम के डेटाबेस में, बेनिफिशियरीज नीड नॉट अपडेट अकाउंट नंबर ड्यू टू चेंज इन लोकेशन और चेंज इन बैंक। कुल मिला के सरकार कह रही है कि आप बस आधार कार्ड को अपडेट रखिए, फिर भले ही आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाए लेकिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। मिनिस्ट्री ने एक्सप्रेस किया है कुछ आशा 30 जून के पहले, जो कि डेडलाइन सेट करी गई है, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल बेनिफिशरीज टू हैव ABPS। 30
जून के पहले पहले जितने भी बेनिफिशरी रहेंगे उनके पास ABPS होना चाहिए। 88 से लेकर के 90% जो एक्टिव मनरेगा वर्कर हैं इनको कवर किया जाएगा। इसके बाद सरकार कह रही है कि वर्करों को कोई भी काम देने से मना नहीं कर सकता है इफ़ दे डिड नॉट हैव एन आधार नंबर। यदि उनके पास आधार नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप